घड़ी की सुई कह रही है रात के 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया आपके शो का। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज आपको फ्रॉड की एक ऐसी साजिश से आगाह करना है जिसके बारे में आपने आज तक ना सुना होगा और ना देखा होगा। ओटीपी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब ठगी के पुराने तरीके हुए। नई जालसाजी का नाम है डिजिटल अरेस्ट। इसका खतरा देश के हर घर पर मंडरा रहा है। अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। हरियाणा के नूह में कैसे होती है ऑनलाइन ठगी से डिजिटल गिरफ्तारी और इस नेटवर्क की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। आज एक्सक्लूसिव में जामताड़ा पार्ट 2 पर बड़ा खुलासा। अवैध खनन की मुहिम में आज खबर उन लोगों की लेनी है जो इलीगल माइनिंग के नाम पर हत्याएं कर रहे हैं। कुछ रोज पहले बिहार खनन माफिया ने दरोगा को मार डाला था। पंजाब में बेलदार को ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर मार दिया। अब मध्य प्रदेश में रेत माफिया ने पटवारी को ट्रैक्टर से रौंद कर मार डाला है। वजह वही, पटवारी ने रात को रेत से भरा ट्रैक्टर पकड़ लिया था। कॉलिंग कार्ड में शिवराज सरकार से इसी मौत पर सवाल पूछने हैं। सवाल तो पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल के वैंकूवर वाले बंगले पर हुई फायरिंग से भी उठ रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने गिप्पी के बंगले पर गोलियां चलवाई। सोशल मीडिया पर ना सिर्फ कबूल किया बल्कि सलमान खान को फिर धमकाया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर अर्श डल्ला के गैंग के 2 शूटर पकड़े। उनके निशाने पर भी पंजाबी सिंगर ही था। क्या पंजाब गैंगलैंड बन चुका है? पुलिस और सरकार कर क्या रही है? सिग्नेचर स्टोरी में इसी की पड़ताल करेंगे। 1 दिसंबर से मलेशिया में भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ और भारत भी क्या मलेशिया के लिए ऐसा करने वाला है, ये सुविधा देने वाला है, या मलेशिया ने टूरिज्म के लिए सिर्फ भारतीयों की खातिर ऐसा किया? सोशल प्लेटफॉर्म में फ्री वीजे की इनसाइड स्टोरी। पब्लिक इंटरेस्ट में बड़ी खबरों का पिटारा खोलें उससे पहले रैपिड राउंड में देश विदेश की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में देख लीजिए आप। उत्तरकाशी की टनल में 16 मजदूरों की निकासी के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। टनल के ठीक बाहर आज लोगों ने हवन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने भी आज रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर नहीं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक है? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? सुरंग में 2 जगह से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। यूपी सरकार के कोऑर्डिनेटर अरुण मिश्रा ने कहा कि मजदूरों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा कि एक बीमारी बीआरएस को साफ करने के लिए दूसरी बीमारी कांग्रेस को मत लाना। कांग्रेस आज भी जहां सत्ता में है वहां पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करती है। बीजेपी सरकार में पहला सीएम बीसी समाज से ही होगा। पीएम मोदी ने हैदराबाद में रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोमाराम भीम आसिफाबाद में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कही तो सियासी हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस ने तो यहाँ इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए। सीएम योगी के इस बयान पर अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। कि हम नाम बदल देंगे, यहाँ पे नाम नहीं बदल सकते। आपका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। एमएसपी को लेकर पंजाब हरियाणा के हजारों किसानों ने चंडीगढ़ बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। पंजाब के किसानों ने मोहाली में हल्ला बोला हुआ है तो हरियाणा के किसान पंचकुला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की तैयारी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पंजाब के किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं, साथ में राशन पानी भी लाए हैं। दावा किया जा रहा है कि किसान एक बार फिर दिल्ली जैसा बड़ा आंदोलन कर सकते हैं।
यूपी के चित्रकूट में खाद के लिए मारामारी मची है। सुबह से ही किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लगा लेते हैं। चित्रकूट की नवीन गल्ला मंडी में इफ्को खाद्य केंद्र में आलम यह है कि यहाँ के कर्मचारी गेट का ताला बंद करके गायब हो गए और गेट के बाहर खड़े किसान खाद के लिए परेशान रहे। कल लगे थे लाइन में, पहुँचते पहुँचते जो है मतलब बंद ही कर दिया। फिर आज आए सुबह से, अभी तक कोई आया ही नहीं। किसान खाद के लिए रात में खाना पीना लेकर आते हैं और सहकारी समिति के बाहर ही खुले आसमान में सो जाते हैं। अव्यवस्था के चलते खाद का वितरण ठीक से नहीं हो पा रहा है। किसानों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि धक्का मुक्की के बाद हाथापाई तक की नौबत आ गई। मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। चित्रकूट सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान भी किसानों के साथ मंडी में धरने पर बैठ गए। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में संगम तट और बलुआ घाट पर कालिंदी नदी में स्नान किया। देव दीपावली के लिए भी संगम तट पर विशेष तैयारी की गई। संगम तट लाखों दियों से रोशन नजर आया। देव दीपावली में काशी के घाटों को भी रंगोली और दियों से सजाया गया। 70 देशों के राजदूतों ने ये नजारा देखा। आज ही गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व के रूप में मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के पंचकुला स्थित श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं के बीच 300 किलो का केक बांटा गया। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 16 गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया। 50 से ज्यादा नक्सलियों के दल ने डामर प्लांट पर धावा बोला था। इस दौरान डामर प्लांट के चौकीदार को भी नक्सलियों ने बंधक बना लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकतर नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में आए थे और कुछ वर्दीधारी नक्सली भी थे। इनके द्वारा गाड़ियों में आगजनी की गई। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। नोएडा में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर निजी यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। दावा है कि गिरफ्तार आरोपी यूनिवर्सिटी समेत दूसरी जगहों पर नशे का सामान सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 15 लाख रुपए का कोकेन, स्मैक, MDMA और विदेशी गांजा बरामद किया है। 26 की पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये यूनिवर्सिटीज में जो है वो और पीजीज में इसको सप्लाई करते थे। यूपी के मेरठ में तालिबानी नजारा देखने को मिला। यहाँ दबंगों ने पहले 12वीं के छात्र की पिटाई की और फिर उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। दबंगों ने पूरी वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। छात्र को जानवरों की तरह पीटा गया। दिवाली के नेक्स्ट डे 13 तारीख को अपनी मौसी का मिठाई देने के लिए आया था। रास्ते में कुछ लड़के मिले उसे, उन्होंने उसे उठा लिया। लड़के की इतनी पिटाई की है कि बहुत सदमे में, साथ में एक बंदे भी थे। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। थाना मेडिकल पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई थाना मेडिकल पुलिस के द्वारा संपादित की जा रही है। गुजरात में बेमौसम बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी है। आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही करीब 40 जानवरों की जान भी आकाशीय बिजली ने ली है। बेमौसम बारिश से गुजरात का सौराष्ट्र इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो राजकोट में इतने ओले गिरे कि नजारा कश्मीर जैसा हो गया। बारिश के चलते किसानों की फसलें भी खराब। अब पब्लिक इंटरेस्ट में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पुरानी कहावत है ना, तू डाल डाल मैं पात पात। जैसे जैसे लोग साइबर क्राइम से अवेयर हो रहे हैं, वैसे वैसे साइबर ठग भी अपने तरीके बदल रहे हैं। अब ना क्रेडिट कार्ड का झांसा देंगे, ना OTP भेजकर KYC वाला खेल खेलेंगे, ना ही बैंक अधिकारी बनकर आधार कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर या उसका पिन पूछेंगे। ये सब तरीके पुराने हो गए। आपको ठगने के लिए ऑनलाइन ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का जाल बुला है। आप कहेंगे आप ये क्या डिजिटल अरेस्ट हुई और इसका नया अड्डा कहां बनाया है? हरियाणा के नूह में, जहां थोड़े दिन पहले आपने हिंसा की खबरें देखी थी, वहां बैठे ठग आपको करोड़ों रुपए का चूना लगा सकते हैं और कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट भी रख सकते हैं आपको। इन ठगों से बचना है तो ये रिपोर्ट गौर से देख लीजिए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट हमारे लिए भी नई बात है और आपके लिए तो जाहिर सी बात है नई बात होगी ही। अरेस्ट जारी रखा और उसको है ना टॉर्चर करते रहे। टॉर्चर होती रही 17 दिन तक और उसने नहीं बताया। आगे हरियाणा पुलिस की टीम
उसके हर कदम को फॉलो करता एबीपी न्यूज का कैमरा। राजधानी दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर ये लाइव रेड पड़ी है मेवात के नूह इलाके में। पुलिस की 3 टीमें मेवात का चप्पा चप्पा खंगाल रही हैं। हर पुलिस वाला हथियारों से लैस है। किसी के पास बंदूक है तो किसी के हाथ में पिस्टल और उंगली ट्रिगर पर। पुलिस आगे बढ़ रही है तभी अचानक गांव में भगदड़ मची। हमारे रिपोर्टर मनोज वर्मा भी तेजी से आगे भागे। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि एक अपराधी यहां पर छिपा हो सकता है। पुलिस ने 3 टीमें बनाई और उसके बाद यहां पर एक सर्च अभियान जो है मेवात इलाके में पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ये जो लाइव रेड है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एबीपी न्यूज़ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जो मेवात इलाका है, लगातार यहाँ के जो 40 गांव हैं वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में संलिप्त पाए जाते हैं। गांव की संकरी गलियों में पुलिस ने जैसे ही कदम रखा, कुछ नौजवान खेतों की तरफ दौड़े। अगले चंद सेकंड में पुलिस ने एक साइबर ठग को घेर लिया। यहाँ पर एक शख्स को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है और इसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक जो अपराधी है, साइबर क्रिमिनल है, वो छिपा है। इसी जानकारी के आधार पर रेड टीम ने यहाँ इस गांव में रेड करने के बाद एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। लाइव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। जो एक अपराधी था उसको अब पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और इसको यहाँ से अब लेकर के जाया जाएगा, इससे पूछताछ की जाएगी। ये रेड क्यों हुई? अरावली की इन पहाड़ियों की खाकी आखिरकार क्यों छान रही है? वजह है मेवात के 40 गांव, जिनके साइबर ठगों ने हरियाणा पुलिस की नाक में दम कर रखा है। अब इनसे मिलिए, ये है संदीप मंगला। हरियाणा के फरीदाबाद में रहता है इनका परिवार और इलाके में जाने माने बिजनेसमैन है। इनकी बेटी अनन्या को साइबर ठगों ने 2.5 लाख का चूना लगाया। लेकिन कैसे लगाया ये सुनेंगे तो ठगी के सारे किस्से भूल जाएंगे। अनन्या के पास एक फोन आया कि हम लखनऊ कस्टम से बोल रहे हैं और एक कोरियर हमने पकड़ा है जिसमें कुछ पासपोर्ट और कुछ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है। वो आपके आधार कार्ड या आपके नाम से जा रहा है। अगर ये आपका नहीं है तो आपको एक पुलिस कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। वही कॉल है ना, उस कस्टम वाले ने पुलिस वाले को ट्रांसफर कर दी। वो है ना, उसने कहा कि है ना मेरे को मम्मी को बताना पड़ेगा। वो मम्मी के पास आ रही थी तो इतने में पुलिस को ट्रांसफर हो गई। तो उसने सोचा पहले पुलिस से बात कर लेती हूँ, फिर मम्मी को बता दूंगी। परिवार के होश उड़े हुए हैं। बेटी डिप्रेशन में है, वो ना कमरे से बाहर निकलती है और ना ही किसी से मिलती जुलती है, क्योंकि 18 दिन तक घर की लाडली डिजिटल अरेस्ट रही और ठगों का आदेश मानती रही। कैसे? अब इसका सबूत भी देख लीजिए। असली दिखने वाला ये लखनऊ पुलिस का नकली अरेस्ट वारंट है, जो अनन्या मंगला के नाम पर जारी हुआ। 359, 360, 364 ए, 370, 390, 400 और 411 जैसी संगीन धाराएं लगी हैं। जाली अरेस्ट वारंट के बूते ठगों ने क्या खेल खेला, ये अनन्या के पिता ने बताया। पर है ना, इसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था कि है ना मेरे को है ना डैड से है ना 2,10,000 रुपए लेने हैं अपनी हॉस्टल फीस जमा कराने के लिए। तो मैंने 2,10,000 इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 10,000 है ना इसने अपनी माँ से ले लिए, कुछ भी कह के कि यहाँ पे देने वहां पे देने। 30,000 रुपए इसने अपने 2 दोस्तों से 15,000 रुपए लिए और 2.5 लाख रुपए उनको ट्रांसफर कर दिए। तो 2.5 लाख रुपए में उनका पेट नहीं भरा था, तो उन्होंने कहा अरेस्ट जारी है अभी तक। तो इसको है ना टॉर्चर करते रहे, इसको बोलते रहे कि है ना पापा का क्रेडिट कार्ड चोरी कर लो, कोई कैश या ज्वेलरी हो मम्मी की वो निकाल लो, तो हम बताएंगे वहां पे ड्रॉप कर देना आप। ठगी का जाल इतना सा नहीं था, फुल प्रूफ प्लानिंग थी और तरीका एकदम नायाब। अब सीबीआई के इस लेटर पर गौर कीजिए। ये लेटर भी अनन्या मंगला के नाम पर आया है। नीचे डेट लिखी है 10 अक्टूबर 2023 और लेटर के ठीक नीचे सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद के साइन है। ये अनन्या को डिजिटल अरेस्ट करने का ऑर्डर है, लेकिन लेटर और साइन दोनों जाली हैं। ये लेटर सीबीआई ने नहीं, साइबर ठगों ने भेजा है।
इसने बोला मैं तो फरीदाबाद रहती हूँ, मैं लखनऊ नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि जो भी है, अगर ना आप इससे बचना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए कि आपको है ना हम साइबर अरेस्ट कर लेते। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हमने जज के सामने आपका केस प्रायोरिटी पे रखा था, अब है ना जज साहब ने कहा है कि आपको है ना हम बेल दे देंगे। आप है ना 3.8 करोड़ रुपए का आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, तो उसका लगभग 5% आप 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपको हम है ना बेल दिलवा देंगे, और फिर आप जब केस डिस्पोज ऑफ होगा तो ये आपके बेल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। है ना ठगी का एकदम लेटेस्ट तरीका। लेकिन अब तक जो आपने देखा और जो आपने सुना वो तो ट्रेलर भर है। ठगों का असली हथियार लोगों को डिजिटल अरेस्ट करना है। ये डिजिटल अरेस्ट एकदम नई थ्योरी है, मसलन आपको कंगाल बनाने का नया फार्मूला। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये भी बताते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपको फ्रॉड अरेस्ट से बचा सकती है। साइबर अपराध का नया तरीका। साइबर ठग एफआईआर या अरेस्ट वारंट की जाली कॉपी भेजते हैं, सीबीआई या पुलिस के अफसर बनकर बात करते हैं, स्काइप के जरिए लोगों पर दबाव बनाते हैं, स्काइप कॉल काटने पर जेल भेजने का डरावा देते हैं, ऐसा दबाव बनाते हैं कि पीड़ित घर से बाहर निकलता ही नहीं। मंगला परिवार की बेटी आखिर साइबर ठगों के जाल से बाहर कैसे निकली? उस रोज क्या हुआ जिसने अनन्या के पैरों में पड़ी डिजिटल अरेस्ट की बेड़ियां तोड़ दी? 28 तारीख को सवेरे ये टॉयलेट में थी और वो काफी देर तक आवाज नहीं आई होगी, तो उन्होंने अनन्या 2 बार या 3 बार चिल्लाया वो वहां से, तो वो घबराया या क्या किया, वो लॉग आउट हो गया पहली बार खुद ही है। और आधे घंटे बाद उसने कहा कि आप ना आपको बेल मिल गई, नाउ यू आर फ्री। मंगला परिवार ने फरीदाबाद साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस को शक है कि ठगी का पूरा खेल हरियाणा के नूह से ही खेला गया। जामताड़ा से भी खतरनाक हरियाणा का नूह। ये हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की आखिरी चौकी है। चप्पे चप्पे पर चेतावनी चस्पा है। मेवात का ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होते हैं और इसी इलाके से होते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बकायदा पुलिस ने यहां पर बैरिकेड पर मैसेज भी लिखवाया हुआ है, OLX फेसबुक मैसेंजर, ऑनलाइन ठगी व टटलूबाजों से सावधान। ठगी के धंधे में ज्यादातर नौजवान शामिल हैं, जो पढ़े लिखे हैं और शातिर भी। मेवात के गांव साइबर ठगी के लिए बदनाम है। ये इस्माइल खान है, मेवात के इसी छोटे से गांव के सरपंच हैं। इस्माइल ठगी के गोरख धंधे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इन्होंने साइबर क्राइम पर चौंकाने वाली बातें बताई और समाधान का तरीका भी। वैसा जी मैंने 2 बार पंचायत जोड़ ली गांव में जी, पूरा गांव भेड़ा कर लियो अगर, और हमने यूँ तय कर ली कि जो भी कोई बड़ा साइबर क्राइम करेगा वो आप हम 5100 रुपया का दंड करेंगे। कोई धंधो जब है ही ना है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई बढ़िया कोई चीज ना है, तो अब ढाड़ो कोई थाली बाड़ा करे वहां तो काम में पड़ जावा। यानी झारखंड का जामताड़ा अब पुरानी बात है। ठगी का नया अड्डा हरियाणा का नूह बन चुका है। नूह के साइबर क्राइम हब बनने के पीछे एक वजह और है, और ये वजह ठगों का राह आसान करती है और पुलिस की चुनौतियों को कड़ा। दरअसल मेवात के रहने वाले ज्यादातर लोग ड्राइवर हैं और बहुत से ट्रक भी चलाते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करते हैं और वहां से फर्जी दस्तावेज पर सिम खरीदते हैं और साइबर ठगों तक पहुंचाते हैं। इसमें जो भी साइबर फ्रॉडस्टर्स अरेस्ट हो रहे हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जो उनको सिम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और जो कोई सिम प्रोवाइडर है और इसमें जो फ्रॉडस्टर्स को सिम प्रोवाइड कर रहा है बल्क में, तो उसको भी उस केस में अभियुक्त बना रहे हैं हम लोग। नूह साइबर सेल में दिन रात मॉनिटरिंग हो रही है। साइबर सेल पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। फिर भी पुलिस डाल है तो साइबर ठग पात। अगर आप ठगी की इन वारदातों से बचना चाहते हैं तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मोबाइल पर आए किसी भी लिंक पर सोच समझकर क्लिक करें। अगर कोई आपको फोन करता है और आपकी पर्सनल जानकारी यानी कि OTP या पासवर्ड मांगता है तो आप उसको बिल्कुल भी ये दोनों चीजें ना शेयर करें। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट पर अगर आप एक्टिव होते हैं तब उस समय सावधानी बरतें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको साइबर ठगों से बचा सकती हैं। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज, नूह।
हरियाणा का नूह कैसे साइबर ठगी का हब बना, साइबर ठग लोगों को कितना लूट चुके हैं और ये गैंग है कितना बड़ा, ये जानना बहुत जरूरी है। नूह में साइबर ठगों के 500 से ज्यादा गिरोह सक्रिय हैं। अंदाजा लगाइए आप, हर गिरोह में 8 से 10 लोग होते हैं जो हैकिंग के मास्टर हैं। मेवात इलाके में 14,000 से ज्यादा संदिग्ध मोबाइल फोन एक्टिव हैं। साइबर ठग पैसे ट्रांसफर करने के लिए 30,000 बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बार बार बदले जाते हैं। ये देखिए इनकी मॉडस ऑपरेंडाई। FCRF यानी फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन का दावा है कि देश में साइबर क्राइम के मामले में नूह दूसरे नंबर पर है। देश भर की ठगी के 11% मामले अकेले नूह में होते हैं, इसीलिए नूह का साइबर ग्राफ इतना ज्यादा चला गया है। और ठगों से लोगों को बचाने के लिए वहां पर इंतजाम होने चाहिए। तो पुलिस क्या क्या कर रही है? देखिए, अब तक ज़िले में करीब 60 केसेस रजिस्टर हैं और 80 अराउंड क्रिमिनल्स अब तक हमने डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट किए हैं। इसमें हम 2 तरीके से स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, एक है प्रिवेंशन और दूसरा है डिटेक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन के लिए हम तरह तरह से तरीके अपना रहे हैं कि हम इसमें स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके अवेयर भी कर रहे हैं। जिन एरिया में साइबर क्राइम ज़्यादा है वहाँ का हम कॉल डिटेल्स लेके आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन जो लोग सस्पिशियस हैं और इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी सिम ब्लॉक करने की कार्रवाई भी चल रही है। देखिए, जो ट्रांजैक्शन बनता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, उस ट्रांजैक्शन एरिया में 12-13 गांव हैं जहां साइबर फ्रॉडस्टर्स के काफ़ी केस सामने आए हैं। और इसमें हरियाणा पुलिस ने कुछ समय पहले एक मैसिव रेड भी करी थी करीब 5,000 पुलिस मुलाजिमों के साथ में। तो उस रेड के मोमेंटम उसके बाद में भी काफ़ी कुछ यहाँ पे सुधार हुआ है। ऊंट के मुंह में जीरा, कहावत तो आपने सुनी होगी। देश में साइबर अपराधों से निपटने के इंतजाम भी वैसे ही हैं। भारत में जितनी तेजी से डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है वैसे ही साइबर क्राइम भी, लेकिन उनकी रोकथाम के इंतजाम उतने नहीं हैं। साल 2021 में कुल 8,770 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ। 2022-23 की बात करें तो 12,735 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ। मोबाइल कनेक्शन और इंटरनेट यूजर्स भी बड़ी तेजी से भारत में बढ़े हैं। भारत में इस वक्त 114 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं और 87 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट के उपभोक्ता हैं। साइबर ठग रोज ठगी के नए तरीके इजाद करते हैं। नौकरी के नाम पर तो लोगों को ठगने में इन्हें जरा भी देर नहीं लगती, क्योंकि देश में बेरोजगारी का आलम जो ऐसा है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक पढ़े लिखे शख्स को कैसे ठगों ने अपने जाल में फांसा, सुनेंगे ना आप, दंग रह जाएंगे। तो 2-4 ट्रांजैक्शन होने के बाद जब मैं कि 5वां ट्रांजैक्शन किया और जहां पे मैं एक पर्टिकुलर आइटम को लाइक किया तो उन्होंने बोला कि नहीं आपने एक गलती कर दिया, तो इस गलती को आप रिकवर करने के लिए जो पैसा आपको मिलना चाहिए था और जो पैसा आपने अभी तक कमाया है वो अमाउंट को फ्री करने के लिए, क्योंकि आपने गलती कर दिया तो हम आपको और 5 टास्क देंगे जिसमें अभी आपको पैसा लगाने पड़ेगा। जो ग्रुप के अंदर मैंने को इन लोगों ने मेंबर बना दिया था। मैंने जब गया ये 10-15 लोगों का जो ग्रुप था तो वो सारे जैसे भेज रहे थे उसी ग्रुप में, तो मैं जब एक एक करके सबको कांटेक्ट करते गया, व्हाट्सएप में भी, कॉल में भी, व्हाट्सएप कॉल में भी, सारे मोबाइल स्विच ऑफ था। तब मेरे को लगा कि ये पूरा ग्रुप ही फ्रॉड है। चिंता बड़ी है और साइबर अपराध का जाल भी, मगर समाधान क्या है? साइबर क्राइम रुकेगा कैसे? सरकारें अपने लेवल पर कोशिश जरूर कर रही हैं, पर उसका कितना फायदा मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। देश में 14 राज्यों में साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग लैब बनाए गए हैं। पुलिस, वकीलों और दूसरे अफसरों को साइबर अपराध पता लगाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है वहां पर। गृह मंत्रालय ने पोर्टल cybercrime.gov.in भी लॉन्च किया है, जिस पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत आप कर सकते हैं। लोगों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 भी सेवा में है। आरबीआई अपने स्तर पर भी ग्राहकों को लगातार जागरूक करता रहता है, कैंपेन चलाता रहता है। सरकार लेन देन के नियमों को अपडेट करती रहती है, लेकिन आपको अपने स्तर पर क्या करना चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस ठगी से बचने के लिए, तो वो भी जान लीजिए आप। अनजान कॉल या मैसेज को बिल्कुल रिसीव नहीं करना, एंटरटेन नहीं करना। गलती से हो भी जाए तो उसको बहाना बनाकर काट दीजिए और दोबारा मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी अनजान क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना आपने। विदेशी नंबर से कोई भी वीडियो कॉल आए
और आपकी जानकारी में ना हो कि ये कौन कर रहा है, उसे रिसीव नहीं करना आपने। ये लगातार इंफॉर्मेशन भी आती रहती है मोबाइल पे। बिना पड़ताल किसी भी सूरत में OTP शेयर नहीं करना किसी से, भले कोई बोल दे आपके बैंक से बोल रहे हैं तब भी नहीं। हो सके तो हर महीने अपना बैंकिंग वाला पासवर्ड जो है ना उसे जरूर बदल लें, मगर उसे मोबाइल फोन में सेव नहीं करना। अगर कोई लिंक आता है कि 10 दिन में हजारों कमाओ, लालच में नहीं आना उसमें, ध्यान से सुनो। कोई मैसेज आए आपकी 1-2 करोड़ की लॉटरी लग गई है, तो लिंक पर कतई क्लिक नहीं करना। ये फिशिंग अटैक हो सकता है आपको झांसे में लेने के लिए। ईमेल पर कोई कहता है कि विदेश में नौकरी का चांस है, आप अप्लाई कीजिए, बस थोड़े से पैसे भरने होंगे, और आप झांसे में आ गए तो यकीनन आप जालसाजों के ट्रैप में फंस गए हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जमाना डिजिटल है। सरकारी गाइडलाइंस के बाद आज सबका आधार कार्ड बैंक से लिंक हो चुका है, मेरा, आपका, सबका, और मोबाइल नंबर भी। हर किसी ने अपनी निजी डिटेल भी सरकारी रिकॉर्ड में अपलोड की है। आपकी इन्हीं जानकारियों का गलत फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं। हमने और आपने ये सब सरकार के आदेश पर किया है, तो हमें साइबर ठगों से बचाने, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और ऐसा सिर्फ सख्त सजा और बड़ा जुर्माना लगाकर किया जा सकता है। तो सरकार को यह सोचना चाहिए ताकि ये ठग आपके खातों के बारे में कभी भी सोच ना पाए। चलिए अब बात कर लेते हैं इलीगल माइनिंग की। कोशिश देश में हो रहे अवैध खनन के कारोबार की परतें खोलना है। पब्लिक इंटरेस्ट में ऑपरेशन पीला सोना के नाम से हमने देशव्यापी मुहिम छेड़ी है। आज पड़ताल मध्य प्रदेश में करनी है, जहां रेत माफिया यानी इलीगल कारोबार सरकारी कर्मचारियों की जान ले रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत को लेकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने पर सरकारी पटवारी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया, ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर ली। लेकिन बिहार और पंजाब के बाद मध्य प्रदेश की यह घटना शासन के उस झूठ का कड़वा सच है जो राज्यों में अवैध खनन की बात कबूल करने पर भी आंख चुराता है। फूट फूट कर रो रही ये पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल की पत्नी है। परिवार पर गमों का पहाड़ टूटा है। अवैध खनन के खेल ने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी है। पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल के चारों बच्चे गमजदा हैं। बड़ी बेटी कभी मां को संभालती है, कभी परिवार के दूसरे सदस्यों को। रो रो कर छोटे भाइयों की आंखें सूख चुकी हैं। प्रसन्न सिंह बघेल 6 भाई बहनों के अकेले कमाने वाले थे, जिनके जाने से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बेटी का सवाल है, उनके पिता तो राजस्व विभाग में कर्मचारी थे, तो उन्हें रात में अवैध खनन की निगरानी के लिए क्यों तैनात किया गया? इन सब चीज़ों के लिए पुलिस और दूसरी फोर्सेस भी बनाई गई हैं। तो पटवारी का काम अलग है, बट उसकी ड्यूटी, नाइट ड्यूटी इस चीज़ में क्यों लगाई गई? मेरे साथ हुआ, वो किसी और के साथ कभी दोबारा ना हो। मैं नहीं चाहती कि कोई और लाइफ ऐसे बर्बाद हो जाए। प्रसन्न सिंह बघेल सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2018 में सेना से रिटायर होने पर उन्होंने पटवारी की नौकरी ज्वाइन की थी। राजस्व विभाग ने उन्हें शहडोल में तैनात किया। 25 नवंबर को वो देवलोन थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर पहुंचे थे। उनके साथ 3 पटवारी साथी भी थे। इस दौरान उन्हें रेत लेकर जा रहे ट्रैक्टर दिखाई दिए, जिससे उन्होंने पूछताछ की कोशिश की, तो ड्राइवर ने प्रसन्न सिंह बघेल पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। ये लोग वहाँ पेट्रोलिंग के हिसाब से गए हुए थे और आते एक इनको रेत की भरी डग्गी ट्रैक्टर ट्रॉली दिखी और उसको रोकने का प्रयास किया, तो जो बदमाश है उसने हमारे पटवारी साथी पर ट्रैक्टर चला दिया, जिससे दुखद मृत्यु हो गई। शहडोल की जिला कलेक्टर वंदना वैद का दावा है कि 24 और 25 नवंबर को खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। 2 दिन में करीब 475 घन मीटर रेत जब्त की गई, जिसकी निगरानी की जिम्मेदारी पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल और उनकी टीम की थी। पुलिस ने पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल की हत्या करने वाले ड्राइवर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो अवैध खनन के काले कारोबार में शामिल हैं।
इस बीच पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल की हत्या पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है मध्य प्रदेश में इलीगल माइनिंग शिवराज सरकार की शय पर हो रही है। रेत माफिया और माइनिंग माफिया इतने भयानक एकदम सक्रिय, और मैं तो ये आरोप लगाता हूँ और हमने कमलनाथ जी के 1.25 साल की सरकार में रेवेन्यू बढ़ा के दिया था। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। खनन माफिया ने परिवार का चिराग बुझा दिया और ये राजनीति चमका रहे हैं। नेताजी सियासत करने से पहले इन तस्वीरों पर गौर करें। तस्वीरें सिरोही जिला के नीलकंठ गांव की हैं। दिन दिहाड़े रेत माफिया नर्मदा नदी का सीना चीर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर गोरख धंधा कैसे चल रहा है, सच एबीपी न्यूज के कैमरा में कैप्चर हुआ। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में होने वाली अवैध रेत उत्खनन की कहानी दिखाने के लिए हम आपको सीहोर, होशंगाबाद और हरदा जिले के सीमावर्ती इलाके में लाए हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से नदी के अंदर से रेत निकाली जा रही है। आमतौर पर रेत के जो ठेके होते हैं वो नदी किनारे के होते हैं, घाट के होते हैं, मगर नदी के अंदर से नर्मदा को चीर कर रेत निकालने के ये एकदम अवैध काम है, जो यहाँ पे मजदूर या उनसे जुड़े लोग खुलकर करते हैं। रेत माफिया ने स्पॉट एकदम सेफ चुना है। इलीगल माइनिंग ठीक वहां हो रही है जहां 3 जिलों की सीमाएं मिलती हैं। किसी एक जिले की ओर से कार्रवाई होती है तो रेत माफिया दूसरे जिले की सीमा में चले जाते हैं और जैसे ही वो टीम वापस लौट जाती है, नदी का सीना चीरकर रेत निकालने का काम फिर से शुरू हो जाता है। इस हमाम में सब नंगे। अवैध खनन के इस कारोबार में सिर्फ रेत माफिया ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी शामिल हैं, जो यूपी और बिहार जैसे राज्यों से मजदूर लाकर इलीगल माइनिंग कराते हैं और वो भी खुल्लम खुल्ला। देखिए हम उस कश्ती में हैं जहां पर पानी के अंदर से रेत निकाल के लाई जा रही है नर्मदा नदी के को छलनी कर। क्या नाम भाई आपका? उमेश चौहान। उमेश साहब, आप यहीं के हैं कहीं बाहर के? नहीं, बिहार से रहने वाला। अच्छा, बिहार से आए, फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? ये मजदूरी के वजह से ही कर रहे हैं। एक बार आप ये निकाल के ले जाते हो तो कितना इसमें? 2 ट्राली है। हाँ। कितना पैसा मिल जाता? 1000 रुपये मिलेगा। 1000। लगता नहीं ये सब अवैध काम है सर का? तो काम है सर, बाकी हम लोग तो भाई चला रहे हैं, लोग तभी तो चला रहे हैं। यानी इलीगल रेत माफिया का पूरा कारोबार व्यवस्थित ढंग से चलता है। अवैध खनन में लगी नावों पर लगे सियासी झंडे इस बात की गवाही देते हैं कि खनन के काले कारोबार में राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। रेत निकालने वाले लोगों को राजनीतिक दलों का संरक्षण भी प्राप्त है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो रेत निकालने वाली कश्तियां हैं उन पे भी कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के सिरोही जिले में रेत की 30 लीगल खदानें हैं, लेकिन नीलकंठ, छिपानेर, रानीपुरा और चौथाखेड़ी समेत सैकड़ों जगह पर नदी से रेत निकाली जा रही है। स्थानीय स्तर पर लोगों ने अवैध खनन को कारोबार बना लिया है। हर घर में कश्ती है या फिर ट्रैक्टर और ट्रॉली। इससे रेत को नदी से निकालकर शहर तक पहुंचाया जाता है, जिस पर रोक लगाने के लिए कभी कभार जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है। सिरोही के जिला कलेक्टर प्रवीर सिंह का दावा है, बीते 1.5 साल में 450 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। 4 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी भी लगाई गई है। इस साल अभी अप्रैल से लेकर 156 प्रकरण हमने बनाए हैं और 1 करोड़ 43 लाख की पेनल्टी जो है अवैध उत्खननकर्ताओं पे हम लोगों ने अधिरोपित करी है। जो नावें हैं उन नावों के हम लोग जो है इंजन कई बार जब्त कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के 44 जिलों में 101 लीगल खदानें हैं। इनसे 2019 में 1400 करोड़ का राजस्व मिला था। इस साल सिरोही की 30 खदानों को 75 करोड़ रुपए में टेंडर किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खनन माफिया सिरोही, नर्मदापुरम, हरदा, देवास, नरसिंहपुर, जबलपुर, खरगोन, उमरिया, भिंड, मुरैना और शहडोल जिलों में 5000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रहा है। और जब प्रशासन की ओर से रोकने की कोशिशें होती हैं तो खनन माफिया हमला करने से भी नहीं डरते। 2015 में मुरैना में खनन माफियाओं ने कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान की हत्या कर दी थी। 2016 में मुरैना में आईपीएस नरेंद्र कुमार को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया गया। 2018 में छतरपुर के विजावर में आईएफएस अफसर अभिषेक तोमर पर हमला किया गया। इसी साल 5 मई को सिंगरौली में एसआई प्रदीप कुमार पर खनन माफिया ने हमला किया। 6 अक्टूबर को भिंड में खनन माफिया ने पुलिस हिरासत में अपने साथी को छुड़ा लिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
8 अक्टूबर को उमरिया में अवैध खनन रोकने गए रेंजर और डिप्टी रेंजर पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश हुई। हकीकत यह है कि चंबल नदी में घड़ियालों के लिए रिजर्व 435 किलोमीटर के एरिया में भी धड़ल्ले से रेत माइनिंग हो रही है। चंबल नदी के ठीक ऊपर पड़े ये रेत के ढेर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि नदी से रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। इसको कोई रोक नहीं पाया। इसी का परिणाम है कि इस क्षेत्र में आप दूर दूर तक देखें, लगातार आप देखेंगे छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। लगातार हो रहे अवैध खनन से चंबल रीजन में घड़ियालों की जिंदगी पर भी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन शासन को ना घड़ियालों की चिंता है, ना रेत की और ना ही रेत माफिया की। जब कोई बेगुनाह मारा जाता है, सिस्टम हरकत में आता है। नींद से जागा सिस्टम कहता है आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसा बार बार होता है और लोगों की जान भी बार बार जाती है। हमारी मुहिम बाकी राज्यों में भी जारी रहेगी, क्योंकि यही पब्लिक इंटरेस्ट है। अब बारी है आपके कमेंट्स की। जल्दी से देख लेते हैं आपने क्या हमें भेजा है लिखकर। ये थानवी साहब लिखते हैं कि बेवकूफ़ बनाने और लूट का रैकेट आपकी रिपोर्ट जागरूक करने में सहायक होगी। युवकों को सतर्क रहने की जरूरत है। आज भी हमने सतर्क किया है थानवी साहब। सब युवक सतर्क रहे नौकरी के नाम पे। जहां से मैंने नहीं आना। कुंद्रा साहब क्या कहते हैं? ये चीन वाली खबर पे है। वहाँ की जनता PLA का विरोध क्यों नहीं करती? आर्मी का विरोध करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे समय विरोध कर रहा है। इजाज़त दीजिए आप, मैं जा रहा हूँ और कल आपकी खबरें लेकर पब्लिक इंटरेस्ट में रात 9 बजे फिर हाजिर हो जाऊँगा। हाँ, आप 10 बजे ABP न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, वो देखना मत भूलिएगा। और मेरे जाते ही अब क्या होगा, यहाँ पर हरिद्वार से सीधे देव आरती की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। शुभ रात्रि।